अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। ईरान पर एक और हमले का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जिस पर आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी बज़िद हैं कि जब तक ईरान कोई जौहरी मुआहिदा नहीं करता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। इनफैक्ट वो तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जो है वो कहना शुरू हो गए हैं। और जो रिएक्शन ईरान की जानिब से आ रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी क्लियरली ये कह दिया है कि ईरान की जौहरी सलाहियत के ऊपर, न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर किसी सूरत कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। तो ऐसे में कि जबकि मुज़ाकरात ऑलरेडी डेडलॉक का शिकार हैं, दोनों साइड्स अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर अब भी कायम हैं और एक दूसरे के इनफैक्ट अमेरिका की जानिब से जो है वो जंग की धमकियां भी दी जा रही हैं, तो क्या खित्ता एक और जंग देखेगा? क्या हम एक और जंग विटनेस करने जा रहे हैं? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी क्या कह रही है, पहले तो मुझे ये बताएं। बुखारी साहब, गर्मी तो वाकई काफी ज्यादा हो गई है, ऊपर से भी आ रही है कराची के अंदर। मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उसने और ज़्यादा डराया हुआ है कि जी तो अभी रात को भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए करेगा अचानक। अभी तो स्टार्ट है और बुखारी साहब कराची में ऑलरेडी हीट वेव जो है वो आना शुरू हो गई है। इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जनाब, आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि दो बातें तय हो चुकी हैं, जिसको अल्लाह बदल दे तो बदल दे, बंदे के बस में नहीं है। वो ये कि ईरान को फतह नहीं किया जा सकता मिलिट्री पावर के साथ। ये सबूत को पहुंच चुकी है बात, सारी दुनिया ने ये बात बावर कर ली है। एक दीवाना बड़े हाँकता रहे, ना माने, ये बात तो वो अलग है, लेकिन ये तय हो गया है कि ईरान कैन नॉट बी कॉन्कर्ड विद द फोर्स ऑफ द मिलिट्री माइट। ठीक हो गया। अब उसके बाद जितने भी बयान आ रहे हैं ना, उन सबको आप ये समझें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इतना वेला है कि उसको या कार्टून बनाने के लिए वक्त है उसके पास, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपनी तस्वीरों के साथ बैठ के नारे लगा के उस पर खुश होने के लिए। ये वो सेल्फ हैप्पीनेस है, ये सेल्फ प्लेजर है जो वो डिराइव करते रहते हैं और फिर उसको मीडिया पे भी डाल देते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, एक सांस में आप दो बातें नहीं कर सकते। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका की मुखसिर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार करने की जो धमकी दी है और उसकी तैयारी है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन वही प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरे सांस में ये कहता है कि नहीं, ईरान से तो हमारे मुज़ाकरात फोन पे चल रहे हैं, हम तो बहुत करीब है नतीजे पर किसी के ऊपर पहुंचने के। तो विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? आप धमकियों से ये बात मनवाएंगे तो भूल जाएं, तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर धमकियां होती तो फिर जंग ही नहीं होनी थी ना। पहले ही आपकी धमकियां काम कर जाती। आपने एक दफ़ा जंग की, फिर आपने देखा आपको दंदा शिकन जवाब मिला, फिर आपने दूसरी दफ़ा जंग की, एक दफ़ा 12 रोज़ा, एक दफ़ा 38 दिनों की, तो क्या लिया? ईरान गर्क हो गया, ईरान ख़त्म हो गया, ईरान हार गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। बहुत सारी मुतज़ाद बातें जुड़ी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। वो हमें पिछले जून में उन्होंने बताया कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तनसीबात हैं, स्टॉक्स हैं, वो हमने बर्बाद करके मरियामेट कर दिए। आपको याद है वो 5-5 हज़ार पाउंड के जो वजन ज़मीन में जाने वाले जो मिसाइल फेंके, सारा याद है ना आपको जी। उसके बाद 8 महीने के बाद आपने कहा नहीं, ये तो ईरान जो है, अच्छा उस वक्त ये कहा कि 20 साल तक अब ये अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू ही नहीं कर सकता, और 8 महीने के बाद फिर हमें बता रहे हैं कि नहीं जनाब, ये तो एक हफ्ता दूर था, इसने तो एटम बम बना के हमारी ऐसी तैसी कर देनी थी, इसलिए पूरा खित्ता जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेना था। तो मैंने जैसा कहा कि इस किस्म के दीवाने आदमी के बयानात के ऊपर 10 दफ़ा सोचना चाहिए बिफोर यू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। अब एक बात और वो कह रहे हैं, जनाब मेरी पुतन से बात हुई है फ़ोन पे, जो कि हुई है, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सालिस बनना चाहता हूँ इसमें, आपके मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। मैंने उससे कहा कि नहीं, पहले तू अपनी जंग ख़त्म कर यूक्रेन वाली, फिर इसके ऊपर बात करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन एक और बड़ हाँकी है उन्होंने, और वो ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रूस को भी नहीं अच्छा लगता। रूस भी नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करे और इस पोजीशन में आ जाए कि कभी बम बना सके। मैं ट्रंप साहब के गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि जब आपने ये दूसरी जंग शुरू की ईरान के ख़िलाफ़, तो इसके कुछ पहले या दूसरे हफ्ते में रशिया ने बूशर के मकाम पर जो नया पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, वहाँ से अपने 198 नियरली 200 जो टेक्निकल स्टाफ था उसको एवैक्यूएट करके आप रशिया ले गए थे, ताकि वो जंग का शिकार न बने, उसका लुक़्मा अजल ना बने। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनको समझ में नहीं आई कि ईरान के साथ कितना क्लोजली उनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोऑपरेशन है जी।
कि रशियन टेक्नीशियन आ गए वहाँ पर एक पूरा प्लांट लॉन्च करने के लिए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने कहा, ट्रंप साहब को बस सुन लेना चाहिए और फिर मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए, जिस तरह आजकल ईरानियन लीडरशिप कर रही है। जी बुखारी साहब, अभी जो इतलात आ रही है वो तो ये आ रही है, एक्सियोस की रिपोर्ट है कि अमेरिका जो है वो एक और हमले की तैयारी कर चुका है, उसके ऊपर मंसूबा प्लान यानी कंप्लीटली तैयार है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को आज उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली मुज़ाकरात का मामला तो आपके सामने किस तरह से डेडलॉक का शिकार है, तो ट्रंप को कुछ ना कुछ तो करना है। जिस तरह ट्रंप को ईरानियन सीरियसली नहीं लेते ना, इसी तरह आप मुझे भी सीरियसली नहीं लेती। मैंने शुरू में ही कहा था कि इन धमकियों से ये धमकियां हैं सिर्फ। मैंने कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान के खिलाफ जंग मिलिट्री माइट से नहीं जीती जा सकती, ये कहा मैंने जी। मैं कन्विक्शन के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हो सकता होता तो ये जंगबंदी करता ही ना कभी अमेरिका। अमेरिका ने जंगबंदी करके, जो लोग ये समझते हैं, जो बेवकूफ़ों की अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि ईरान पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जी नहीं, खुद वो भी ब्लीड कर रहा था जी, डेफिनेट। अब आप देख लीजिए ना क्या पता चल रहा है कि वो जो उनका जहाज था इब्राहिम लिंकन, इट वाज अटैक्ड बाय ईरानियन मिसाइल्स 7 टाइम्स, और वो इस वक्त दुनिया के रडार से गायब है। दूसरा जहाज जेरल्ड फोर्ड, वो अब यहाँ से वापस लेके जा रहे हैं उसको, और ये भी जो है ये किसी वर्कशॉप में यूनान में मरम्मत होती रही है इसकी भी। तो जब इतने बड़े बड़े आइकन्स जो हैं, सिंबल जो हैं पावर के, मिलिट्री पावर के, वो डिफीट होके अपने घरों को वापस जा रहे हों, तो ये छोटे छोटे हमले या मजीद इस किस्म की प्लानिंग विल मीन नथिंग फॉर द बिल्कुल बुखारी साहब, काफ़ी देर पहले जब ये जंग जारी थी तब हम इस तरह की बातें सुनते थे, इस तरह के बहुत सारे प्लान्स मंजर आम पर आए जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो सके फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, जो आप एक्सप्लेन करते हुए रहे हैं। अभी फिर से इस तरह की बातें आ रही हैं कि जोहरी मवाद को महफूज करने के लिए, उसको निकालने के लिए एक स्पेशल फोर्स जो है वो भेजी जा सकती है, अपने हरमूज को कंट्रोल करने के लिए, या वहाँ से ईरान का जो ईरान उसको कंट्रोल कर रहा है उस कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए भी एक जो है ऑपरेशन किया जा सकता है। इन सारी बातों की कितनी वेटेज है? देखिए, मैंने अर्ज किया आपसे कि वॉर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपको कोई एडवांटेज मिल जाए तो आप उसको गाते हैं, या फिर आप दुश्मन को इम्प्रेस करने के लिए, डराने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि हम आ रहे हैं, इस तरह की दरफुंतरियाँ छोड़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल संजीदगी से ये कह रहा हूँ कि मैं इसको दरफुंतनी से ज़्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर अमेरिका मिलिटरीली ये जंग जीत सकता होता तो ना वो जंग बंदी करता, ना यहाँ से उसके अब ये तैयारा बरदार जहाज वापस जा रहे होते जी। लेकिन बुखारी साहब, अभी हम जिस पोस्ट का जिक्र कर रहे थे, कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अपनी जेम्स बॉन्ड जैसी एक फोटो जो है वो डाली हुई थी, अब फिर एक AI जनरेटेड जिसके ऊपर लिखा है स्टॉर्म इज कमिंग एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। तो इस तरह के जब वो पोस्ट शेयर करते हैं तो क्या हमें बीइंग सेंसिबल कंप्लीटली रूल आउट कर देना चाहिए कि किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई अमेरिका नहीं करने जा रहा? देखिए, दो तीन तरीके से इसको हम देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो फैसिलिटेशन अमेरिका को हासिल रही खलीजी रियासतों की तरफ से, वो अब उस लेवल पर नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, इसलिए कि सऊदी अरब ने भी सबक सीख लिया, कतर ने भी सबक सीख लिया है। 1-2 छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसा बहरीन है, इस किस्म की, या कुवैत है, वहाँ से उनको कोई सपोर्ट लॉजिस्टिक मिल जाए तो मिल जाए, इन बाकियों ने तो कोई नहीं देनी। एक यो इस खित्ते के अंदर UAE है, उसका एतबार कोई नहीं है कि वो किस तरफ किस करवट वो ऊँट बैठेगा, उसको छोड़ दीजिए। देखिए, पेंटागन की एक खुफिया एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, और वो रिपोर्ट उसने सबमिट की है, बाकायदा अखबारात में छपी है, मीडिया ने उसको उठाया है। ट्रंप साहब थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि मैंने उसकी नेवी, उसकी फिजाइया बर्बाद कर दिया उसको, और मैंने उसका मिसाइल सिस्टम और उसके मिसाइल लॉन्चर जो हैं सफाई हस्ती से मिटा दिए। इज दैट राइट जी? मगर उसके पेंटागन की उस एजेंसी की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रही है कि 2/3 ऑफ द एयर फोर्स ईरान की ऑपरेशनल है, इंटैक्ट नहीं, ऑपरेशनल है। नेवी सुबह से शाम तक आप बता रहे हैं कि आज ईरान की नेवी की बोट्स ने ये कर दिया, आज ये कर दिया, आज ये कर दिया, और फिर कह रहे हैं आप 159 जहाज हमने ज़मीन बोस कर दिए, समुद्र की तह में चले गए। कहने का मतलब ये है कि खुद आपको आपकी एजेंसीज आईना दिखा रही हैं कि जो दावे आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये सच्चे नहीं है। बिल्कुल। और बुखारी साहब, एक और मामला भी तो है कि 60 दिन तक तो डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद बगैर कांग्रेस की परमिशन के जंग जारी रख सकते थे, अब 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं, अब उनको कांग्रेस से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। देखिए, बहुत तरह से फंसे हुए हैं भाई। कल जो हियरिंग हुई है
जो बजट लेना था मजीद में हाँ। उस पर नहीं देखा क्या हाल किया डेमोक्रेट्स ने, बिल्कुल। और रिपब्लिकन जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने क्या सलूक किया उसके साथ। बिल्कुल, उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। हेक्सेट साहब की तो जो है उनकी तो बोलती बंद करवा दी है, कल बैंड उनकी काफी बजी है। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो ट्रम्प तेरी कौन सी कल सी थी, ये बड़के मारनी शुरू बंद कर दो। अब उन्होंने एक और बड़ी बड़क मारी है, वो कहता है ये आपने हुरमस नहीं, मैंने इसका नाम आपने ट्रम्प रख दिया। हाँ जी। वो यार खुदा के वास्ते हु आर यू, ये आप क्या कर रहे हैं, हु आर यू ट्राइंग टू फूल। आपकी कौम ने आपके हाथों अहमक बनने से, बेवकूफ बनने से इनकार कर दिया हुआ है। आपके खिलाफ एक दिन में 90 लाख लोगों ने कहा कि आपकी ये जंग बेमानी है, ये जंग हमारी जंग नहीं है। आप मुझे बताइए और कौन सा सबूत चाहिए आपको। झूठ पढ़ रहे हैं आपको कांग्रेस में, झूठ पढ़ रहे हैं आपको सेनेट में, झूठ पढ़ रहे हैं आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो मैंने कहा आपसे कल भी बताया था मैंने कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जंग के दौरान अपने जर्नल फारिग कर देता है, घर भेज देता है। हाँ जी। ठीक है, दुनिया में स्ट्रेटेजिकली यह है कि आपका आर्मी चीफ अगर रिटायर हो रहा हो और अभी जंग शुरू भी ना हुई हो तो आप उसको एक्सटेंशन दे देते हैं, क्योंकि सारी वॉर की प्लानिंग उसने की होती है। 34 बंदे निकाल दिए आपने सीनियर वहां से, उनकी जगह आप नए बंदे ले आए हैं, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे वो। और ना सिर्फ ये कि कांग्रेस में बल्कि पेंटागन में और CIA में इस इशू के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा सीरियस कि ये जंग जो है जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ईरान का जो रिएक्शन है, और फिर ये भी नहीं कि किसी और लीडर का, हम पहले देखते रहे स्पीकर साहब बात करते थे या वज़ीर ख़ारजा बात करते थे, अब खुद मुश्तबा ख़ामेनी यानी सुप्रीम लीडर की जानिब से क्लियरली कह दिया गया है कि ईरान के जोहरी सलाहियत के ऊपर किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम बात कर रहे थे कल भी कि ईरान एक नए प्रपोजल के ऊपर काम कर रहा है जिसके लिए मुश्तबा ख़ामेनी से मुशावरत की जा रही है। तो मुश्तबा ख़ामेनी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। अब हतमी तौर पर व्हाट विल प्रिवेल इज व्हाट द सुप्रीम लीडर इज सेइंग। उसने भी वही बात की है जो पहले दिन से ईरान का मौकफ रहा है कि ये हमारा राइट है, आप इससे हमें बिल्कुल फारग नहीं करार दे सकते किसी सूरत में। हम आपसे अफसूदगी के लेवल पे बात कर सकते हैं, ये कंसिस्टेंट स्टांस है। और अब तो इस सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ये पोजीशन आप समझ लें कि ऐसी है जिसके साथ जुड़ जाएगी पूरी ईरानियन लीडरशिप। इससे एक रत्ती आगे पीछे नहीं हो सकती। और ये उन्होंने कह दिया कि जनाब आप हमसे ये हक वापस नहीं ले सकते। मगर इसके अलावा एक बात और जो मुझे परेशान कर रही है, और मैं खुश भी हूँ उसके ऊपर परेशान भी हूँ, वो है ईरानियन नेवल चीफ का स्टेटमेंट। जी, अगर आपकी नज़र से गुजरा है, वो है, कहते हैं इन्हें उम्मीद है कि अमेरिका को हार्ट अटैक नहीं आएगा क्योंकि हम एक ऐसा वेपन अब सामने लाने लगे हैं जिससे हमारा दुश्मन सोच के भी कांपता है। आप समझ रही हैं? जी, ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से है गुफ्तगू है। ईरान ने नेवी थी या नहीं थी, नेवी ख़त्म हो गई या रह गई, इसको छोड़ दें आप। एयरक्राफ्ट कैरियर भगाए हैं कि नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर भगाए हैं कि नहीं, कुछ कर सके वो इतनी हैवी नेवी प्रेजेंस जो थी क्लोज टू द ईरानियन वाटर्स, कुछ कर पाई वो? तो ये जो मैं इसको बहुत अहम बयान समझता हूँ जो ये नेवल चीफ का है। वो कह रहे हैं कि दुश्मन के सामने एक ऐसा हथियार आएगा जो बिल्कुल उनके बराबर में मौजूद होगा। इससे क्या अखज़ किया जाए कि क्या एक इट विल बी सो सडन, जिसको कहते हैं इतना अचानक होगा कि आपको सोचने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। देखिए, ये वही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उसके मिसाइल सिस्टम इंटैक्ट है, उसके पास वाफर ज़कीरा मिसाइल का। मैंने कहा ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, पेंटागन की। तो फिर हमें ईरानियन के ये बयानात समझ में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुश्तबा ख़ामेनी साहब जो हैं वो जब ये बात करते हैं, आपने भी जैसे बताया कि वो ईरान अपनी इस पोजीशन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा कि वो अपने जोहरी सलाहियत के ऊपर या न्यूक्लियर कैपेसिटी के ऊपर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम ट्रंप हर इंटरव्यू के अंदर, हर पोस्ट के अंदर ये बात कर रहे हैं कि बहरी नाकाबंदी तो तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक जोहरी मुआहिदा नहीं होगा। जंग के पॉसिबिलिटी को आप ऑलरेडी रूल आउट कर। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ट्रंप साहब को बता देता हूँ, तस्वीर भी सामने चल रही है। मिस्टर ट्रंप, अगर आप इस बात पर अड़े रहे तो ये याद रखें कि ना मुज़ाकरात होंगे ना ही इस जंग का खात्मा होगा। ये मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि ये जो मैंने कहा ना कि इसकी जो अहमियत है सुप्रीम लीडर के बयान की, दिस इज़ एन अनरिवर्सिबल ऑर्डर।
ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द ईरानियन पॉलिटिक्स। यस, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो वार्निंग आई है पहुंच गई होगी हजरत साहब को भी, हाँ जी, कि सुप्रीम लीडर की कह रहा है, जिसके बारे में वो कहते थे पता नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको सरफेस उनको नहीं कराया जा रहा है, बट ही इज़ वेरी मच इन कमांड ऑफ द सिचुएशन। और ये बयान जो है इसने और भी ज़्यादा वाज़ेह कर दिया है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की कमांड अभी तक इंटैक्ट है। बिल्कुल। बुखारी साहब, अभी सिचुएशन जैसी है, इसके बाकी ममालिक भी ये चाह रहे हैं कि जंग खत्म हो, पाकिस्तान, ये खित्ते के या दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी इकॉनमी इफेक्ट हो रही है इससे, जैसे हमारे यहाँ भी तेल के प्राइसेस आपके सामने हैं। तो फिर अगर मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, मज़ीद जंग भी नहीं होगी, तो ये यूं ही मामला लटका रहेगा, चलता रहेगा, इसका एंड गेम क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि बहुत प्रेशर्स हैं पूरी दुनिया के। यानी खुद अमेरिका जितना मर्जी ढिठाई के साथ ये कहता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके कोई ना कोई इलाज तो हैं, वो सब भी सफ़र कर रहे हैं जी। पूरा यूरोप सफ़र कर रहा है। यूरोप इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाने पर तैयार है। अगर आपको वो कॉन्फ्रेंस याद हो 30 मुल्कों की हुई है डिफेंस के एक्सपर्ट्स की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम जाके ईरान से बात करेंगे, ओमान से बात करेंगे और अपने लिए रास्ता ले लेंगे, मिल जाएगा उनको रास्ता इस तरह से। लेकिन ये जो उनका ख्वाब है कि मैं अपना हुर्मुज़ को हमेशा के लिए बंद रखूँगा, इससे भाई ट्रंप को वापस जाना पड़ेगा और जल्द वापस जाना पड़ेगा। जी बुखार साहब, एक और पॉइंट मुश्तबा खामनेई साहब के स्टेटमेंट का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा, खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगेन वही पॉइंट कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे यहाँ से समेटे और निकले। एक और अहम बात आप भूल गई, उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। दो बातें कही उन्होंने, एक ये कि अमेरिका हैज़ नो स्पेस, नो रीजन टू स्टे इन गल्फ वाटर्स। जी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये जो खलीजी ममालिक का ख्याल था कि अमेरिका उन्हें बचाएगा जब उनके ऊपर हमले होंगे, वो मिथ ब्रेक हो गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम मिलजुल के रहेंगे खलीजी रियासतों के साथ और अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे इस इत्तेहाद को। ये मौत का पैगाम है ट्रंप के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सफारतकारी हो रही है, सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड है, टर्की ऑन बोर्ड है, इजिप्ट ऑन बोर्ड है, ईरान ऑन बोर्ड है, चाइना ऑन बोर्ड है, रशिया ऑन बोर्ड है। तो यहाँ से अमेरिका की सुप्रीमेसी ख़त्म करने की अब दो रीजंस हैं जी। एक, जो बाकी की दुनिया है, जो बाकी की सुपर पावर्स हैं, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। दूसरा, खलीजी रियासतों ने ये अपने ऊपर मुसल्लत करा के अड्डे, फौजी अड्डे जो हैं, उसका नतीजा भी देख लिया। उनको डराया, ये अड्डे क्यों बने थे? उनको डराया गया था ईरान से। ईरान कह रहा नहीं भाई, हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं, हम तो भाईचारे के साथ रहेंगे। और आप ज़रा तसव्वुर करें, जब ऊपर से ये अमेरिका का खौफ जो है ये ख़त्म हो जाएगा इस इलाके से, तो आप सोचिए कि इन इलाकों की तकदीर बदलेगी कि नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली बुखारी साहब। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो मुझे जिस चीज़ का खदशा है, जो मेरी इसके ऊपर कंसर्न है, वो ये है कि हमने जंग के अंदर देखा कि ये ममालिक पहले से ज़्यादा दूर ही गए हैं, करीब नहीं आए। तो अब ये रीबिल्ड, रिकन्स्ट्रक्ट होंगे खलीज के बाकी ममालिक के ईरान के साथ ताल्लुकात? देखिए, मैं ना हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बात कर लेता हूँ आपसे। क्या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज बने थे वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हुए बाद में? और जो दुश्मन थे पहले, क्या वो दोस्त हुए कि नहीं हुए? अमेरिका ने जर्मनी के साथ क्या किया था? अमेरिका ने जापान के साथ क्या किया था? जी। दोस्त बने कि नहीं बने? तो रियलिटीज चेंज होती, ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं जंगों के बाद। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन खलीजी रियासतों की डिपेंडेंस ऑन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खत्म होने जा रही है। तो would they be depending on themselves, on Iran? They will depend on their own resources and have independent, absolute, perfect government system in their states. जी बुखारी साहब, कालीबाफ साहब जो कि ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट है, वो ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की ये जो नेवल ब्लॉकेड की कोशिश है, ये एक दरअसल ईरान को अंदर से तोड़ने की, कमज़ोर करने की एक साजिश है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि जंग से पहले इकॉनमी के मसाइल के ऊपर ही प्रोटेस्ट हुए थे। तो उनको लग रहा है कि ये ईरान को इकनॉमिकली जो है क्रिपल करके फिर से प्रोटेस्ट करवाए जाने जा रहे हैं। ये जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, अमेरिका की प्लानिंग यही है। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इट इज़ येट टू बी सीन। ईरान ने ये बात समझ ली है कि ये सारी साजिश की जा रही है हमारे बेसिकली इकोनॉमिक ब्लॉकेड की। जी ठीक है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड का तजर्बा मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईरान से ज़्यादा किसी को नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मुझे बार बार ये बात कहनी चाहिए कि 47 साल की सैंक्शन रजीम्स, जिसमें पूरी दुनिया अमेरिका के साथ थी,
इसके बावजूद ईरान ने क्रम्बल नहीं किया है। अपना डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने बना लिया है, तो अब कोई सोच भी नहीं सकता। अब तो लोग सुपर पावर जो है उनके ड्रोन्स के साथ अपनी जंगें लड़ रही हैं। क्या ये आपके सामने नहीं है? यूक्रेन की जंग में रशिया ने ईरानियन ड्रोन इस्तेमाल किए कि नहीं किए? मतलब ये है कि उनको आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड से, जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि ईरानियन बहुत खुश होंगे, हाँ जी, उनको तकलीफ होगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन दे नो हाउ टू सर्वाइव। सरेंडर नहीं करेंगे उस बात के ऊपर। Absolutely बिल्कुल not. बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल स्टेट के ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो अमेरिका के अंदर उठ खड़े हुए हैं, तो इस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, कल कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक ब्रीफिंग चल रही थी जिसके अंदर पीट हेग्सेथ साहब मौजूद थे, साथ अमेरिका के आर्मी के ऑफिशियल भी मौजूद थे। उनसे जो है वो सवालात किए जा रहे थे डिफरेंट, और उसमें एक रुकन कांग्रेस सारा जैकब्स ने भी एक सवाल किया और उन्होंने बहुत क्लियर, बहुत कैटेगोरिक अल्फाज में सवाल किया कि क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल हैं या नहीं है। उसके ऊपर पीट हेग्सेथ साहब जो है वो आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं। जी बुखारी साहब, वन वर्ड आंसर था और किस तरह से पीट हेग्सेथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका की लीडरशिप, खासतौर से ट्रंप और ट्रंप के जो करीबी साथी हैं, ये रिएक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो मीडिया जिसको दुनिया भर में क्रेडिबल समझा जाता था, ये उसको फेक न्यूज़ कह के उसकी ऐसी तैसी कर दी है उन्होंने। चाहे वो CNN है, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम है, आपके सामने है। कैसे वो बात ही नहीं करता, उनके सवाल का जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं। यही रवैया आगे उसके डाउन द लाइन अब आ रहा है। ये हेग्सेथ के साथ ये इनकी जिल्लत जो है कई बार हो चुकी है, पहली दफ़ा नहीं है। इन्होंने जो वो हेयरिंग थी उसके अंदर आपने देखा नहीं है किस किस्म के सवाल इनसे पूछे गए हैं। तो एक बीबी का सवाल हमने दिखा दिया है ना जी। और अगर ऐसे फोरम्स के ऊपर प्रेसिडेंट को पागल करार दिया जा रहा है तो मुझे बताएं कि अमेरिकन कौम सोच क्या रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इनकी जो गत बननी है, जब ये वो लेके गए हैं वहाँ पर डिमांड, 15 खरब डॉलर चाहिए उनको दिफाई बजट के तौर पे मज़ीद इस जंग को जारी रखने के बहाने से। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये क्या हमने नहीं सुना कि अब तक 25 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं इस जंग के ऊपर। सिर्फ 38 दिन रहे हैं अभी वहाँ वो, और उस 38 दिन में भी बहुत सारे दिन जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉर नहीं थी जी। कहने का मतलब ये है कि फंड्स लेने जाए तब जूतियाँ पड़ रही हैं, मीडिया का फेस करें तो तब जूतियाँ पड़ रही हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फेस करें तो तब जूतियाँ पड़ रही हैं। तो घर में तो जो हाल ट्रंप एंड कंपनी का है वो सबके सामने है। जुलूसों का जिक्र हम कर चुके हैं कि कितनी बार 80-80 लाख 90-90 लाख लोग निकल के उसको जलील कर चुके हैं। एनीवे, हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से जो हरकतें फरमा रहे हैं ट्रंप साहब, हाँ जी, जिस तरीके से आपने वो आज की तस्वीर का भी हवाला दिया है, हाँ जी, उससे पहले वो जो गन लेके वो कर रहे थे, आज कह रहे हैं स्टॉर्म इज कमिंग, बी रेडी एंड दिस दैट और अदर, ये सब पागलपन की बातें जो हैं, इससे सिर्फ आपको उसके दिमागी कैफियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि व्हाट एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज थिंकिंग एंड डूइंग। ठीक है जी। हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल इस सब का उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की पॉपुलैरिटी तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली, आप ये देखिए मिड टर्म इलेक्शन में इसके साथ होने वाली क्या है। याद रखिए, हमने ये कहा था कि इसने इम्पीच होना है जी। मैं आज भी अपने लफ्ज़ों के ऊपर कायम हूँ कि अगर इसकी हमाकतों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो मिस्टर ट्रंप विल बी इम्पीच्ड। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, इसलिए कि अमेरिकन पीपल साथ देते हैं तो तब भी उनका जवाब नहीं है, और जब साथ छोड़ते हैं तो तब भी उनका जवाब नहीं है जी। बिल्कुल बुखारी साहब, इसी ब्रीफिंग के अंदर ना नेवल ब्लॉकेड के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ऑलरेडी एक ब्लॉकेड को आपने ब्लॉकेड करके कौन सी मार का जो है वो मार लिया, मतलब अचीवमेंट कोई नहीं है। हाँ, कोई अचीवमेंट नहीं है। और उसी के ऊपर फिर भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने के हवाले से बयान भी देते हैं, और फिर अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए, इसको खोलने के लिए एक आलमी इत्तेहाद बनाने के ऊपर, एक मैरीटाइम कंस्ट्रक्ट बनाने के ऊपर जो है वो इफ दैट वुड हैव बीन पॉसिबल तो पूरा वेस्ट जो है, जो एलाइज थे ट्रेडिशनल अमेरिका के, वो साथ ना छोड़ गए होते। मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ मिलके कोई भी ऐसा इत्तेहाद बनाने जा रहा है। जैसा हमने पहले भी हवाला दिया कि 30 मुल्क जो हैं वो ओमान और ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करके कोई ना कोई सिस्टम बनाने पर आमादा हैं। इसी तरह से जो खलीज की कुछ रियासतें हैं वो भी अब इस हवाले से अमेरिका के साथ नहीं है। तो अमेरिका मेरे ख्याल से एक तरह से इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, और ये सिर्फ उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से है। और उनका वो कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है।
तो जितनी भी तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उतना ही ईरान की कॉज स्ट्रांग होती जा रही है। जी। इसलिए कि ये कहना वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ख़ासतौर से यूरोपियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ का, दिस इज़ नॉट आवर वॉर, इज़ डिसओनिंग अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल इज दैट इंटरप्रेशन? डेफिनेटली दिस इज करेक्ट वन। और फिर अभी जर्मनी के साथ जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से वो जर्मन चांसलर को बातें कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर जर्मन चांसलर ने कहा क्या था? उसने मत की बात बताई थी। उसने कहा था ये आपके बस की बात नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप ये जंग जीत गए हैं, ये कहा था ना उसने। और उसने कहा था कि आपने हॉर्मुज़ वगैरह बंद करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके ऊपर नाराजगी का आलम, प्रेसिडेंट इसको कहते हैं रिएक्टिव प्रेसिडेंट। हाँ जी। कि उन्होंने कहा चलो जी फौजें वापस बुला लो। हाँ जी। अब वो ये भूल गए हैं कि अब जर्मनी को उस तरह के खदशात नहीं हैं। रशिया इज नॉट प्लानिंग टू अटैक जर्मनी, फॉर गॉड सेक, ये नहीं होगा। वो तो स्टॉल्ड है इन यूक्रेन, वहीं से ही आगे नहीं जा रहा, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर तो वो क्या कब्जा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्टिव होना भी किसी की वीकनेस की निशानी होती है कि अमेरिका जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट जो है, जब रिएक्टिव हो के वर्ल्ड लीडर के साथ इस तरह से बिहेव करेगा, तो आप सोच लें क्या हुआ। धमकी दी थी ना इन्होंने कि जनाब अपनी अपनी नेवीज़ भेजें आप ना उसमें। सबसे पहले फ्रांस ने कहा नो, फिर स्पेन ने कहा नो, फिर बरतानिया ने कहा नो, याद है ना आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे सारे इशारे ये यकीन दिलाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ गेटिंग अलोन, ही इज़ बीइंग आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड अमेरिका अपने मुल्क से 7-8 हज़ार मील दूर के ऊपर जंग नहीं जीत सकता। बिल्कुल बुखारी साहब, और आप तो बहुत दफ़ा ये तज्जिया कर चुके हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजी मुदाखलत या किसी भी तरह के जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोप के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर खत्म हो जाएगा, तो एक पीस ओवरऑल बिल्ड हो जाएगा। यूरोप के साथ रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, आप देखिएगा ये होगा जी। और बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर ना जिसने जंग शुरू करवाई, वो आप अक्सर मिसाल सुनाते होते हैं कि एक शैतान जो है वो शहद की उंगली लगा के खुद साइड पर हो गया, यानी इसराइल जिसने ये सारी जंग का प्रपोजल लेकर गया और फिर खुद साइड पर होकर बैठ गया। और अभी और एक बहुत बड़ा खतरा, आपने बिल्कुल ठीक सिम्स में इशारा किया है। ही इज एक्सपर्ट ऑफ रूइनिंग थिंग्स। वो स्पॉइलर का जो टाइटल हम उसको देते हैं ना कि ही इज ए स्पॉइलर ऑफ पीस। तो ये सब कुछ हुआ भी उसकी वजह से है। और वो एक किनारे पे बैठ के अमेरिका की जान फंसी हुई है, गर्दन फंसी हुई है ट्रंप की, और वो बैठ के अपने मजे ले रहा है। और लेबनान के अंदर उसी तरह से उसकी मुदाखलत। साहब, अमेरिकी मीडिया तो ये कह रहा है, सॉरी कता कलामी कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कह रहे हैं कि लेबनान में आप जो है सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, जंग ना करें। ये किस किस्म की जंगबंदी है? ये कोई जंगबंदी नहीं है। मुझे आप ये बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक आर मोर डेंजरस। और आप उसको मैंडेट दे रहे हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें ज़रूर। एक तरफ आप दुनिया भर में अपने फेस बनाए हुए हैं कि नहीं मैंने जंग रुकवा दी है लेबनान में, और दूसरी तरफ उसको कह रहे हैं कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। ये मुनाफकत और दोगली पॉलिसी और दोहरा मेयार जो है, ये अमेरिका को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए कि अमेरिका की जो तजलील हो रही है वो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, अमेरिका का पेंटागन, अमेरिका का CIA कैन नॉट अफोर्ड फॉर ए लॉन्ग। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आज फिर अंगूर अड्डा पर अफगान तालिबान की जानिब से जो है वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ऑपरेशन गज़ब-ए-लहक़ को। डू यू थिंक कि इस ऑपरेशन के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ हम फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, बड़ी हद तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हुए हैं। जिस तरह का सबक हमने उनको पढ़ाया है, जब हमारी एयरफोर्स ने और हमारे लैंड ट्रूप्स ने यानी जवाबा गज़ल पेश किया था और उनकी चौकियाँ तबाह भी की थी, उन पर कब्जा भी किया था, आपके सामने है वो सारी वारदात। ये अब छोटी मोटी हरकतें जो है ना, ये करते रहते हैं अपने आका को खुश करने के लिए। भारत जो है, जहाँ से उनको माल भी मिलता है, जहाँ से उनको ये इनकरेजमेंट भी मिलती है। एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैं अभी देख रहा था, मेरे ख्याल से भी ज़्यादा तौर पर वो जाननी जारी हुई है कि जो अलकायदा है उसने एक तरह से इल्हाक का ऐलान कर दिया है तालिबान के साथ, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा जहरीला एक बयान भी जारी किया है। तो मेरा ख्याल है अब हमारी अफवाज जो हैं वो अलकायदा को भी सबक पढ़ाएंगी, क्योंकि अलकायदा की मौजूदगी जो है वो अफ़गानिस्तान में बिल्कुल हमारे सामने। दूसरी बात यह है कि जो भारत के साथ हमारा जो हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, इसका जो नतीजा मिला था, अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी चीफ है उसने ये कहा ऑपरेशन 2 करेंगे हम, सिंदूर 2 करेंगे हम, क्योंकि पहले तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम उनको बताना चाहते हैं ये कि भाई साहब, एक तो ये कि हमारा आपको पैगाम पहले भी ये था कि हम हैं तैयार, आजमाना मत। यही पैगाम अब भी है कि हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए हैं, ना खामोश बैठे हैं।
जी। अब ये देखेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर ये हंगोर क्लास की जो आबदोज शामिल हुई है, इसने पाकिस्तान की नेवी की कैपेसिटी को किस हद तक बढ़ा दिया है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी और भी बन रही हैं, तो हम खामोश नहीं बैठे हैं, हम अपने दिफा के लिए पूरी तरह से अलर्ट भी हैं। और जो कुछ आपने पहले मज़ा चखा था वो तो 5% था हमारी कैपेसिटी का। अगर आपने हमारे साथ दोबारा मत्था लगाया तो जो हम आपको सबक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है, मशरिक़ वुस्ता के अंदर ऑलरेडी जंग जारी है, अफगानिस्तान में हमारा ऑपरेशन गज़ब-उल हक जो है वो जारी है, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बार बार धमकियां देता है। तो ऐसे में जैसा आपने कहा कि ये सबमरीन जो है नई हंगोर क्लास, उसका नेवी में शामिल होना, कल परसों हमने फतेह 2 को जो है वो उसका तजर्बा किया, और भी बहुत सारे नेवी रिलेटेड कैपेसिटीज़ जो है उनका तजर्बा किया गया है। तो ये सब कुछ क्या सिग्नलिंग करता है, और स्पेसिफिकली क्या भारत को मैसेज दिया जा रहा है, पूरी दुनिया के लिए मैसेज है? ये इट हैज़ मल्टीपल पर्पसेस। एक अब अफगानिस्तान को मैसेज दे रहे हैं कि नो मोर नॉनसेंस, जी, इफ यू डू विल पे यू वस्ट। दूसरा हिंदुस्तान को है कि डोंट यू थिंक दैट यू कैन डेयर अगेन, और हम जो हैं वो चुप करके बैठे होंगे नहीं, हम आपके साथ मिलेंगे। और दूसरा दुनिया को भी मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ एन आर्मी एनिमी इट इज़, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई और हो। मेरी बात समझ रही है ना? बिल्कुल बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल ऑन मंडे। हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।